नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, कल हमने वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी दी थी। उसमें कुछ रह गया था, कुछ फैक्ट थे, उनको मैं एक एक लाइन में आपको क्लियर करवा देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले है कुछ नदियाँ हैं, उनके पुराने नाम और नए नाम। ठीक है, नदियाँ पुराना नाम और आधुनिक नाम। ये मैच करने के लिए आता है या डायरेक्ट पूछ लेगा। जैसे कुंभा, ये है पुराना नाम नदी का, इसका आधुनिक नाम है काबुल। क्रेमू को आज बोलते हैं कुर्राना। क्रेमू, इसका आधुनिक नाम है कुराना। स्वास्तु, इसको बोलते स्वात, आधुनिक नाम इसका स्वात है। गोमल, गोमती, इसका आधुनिक नाम गोमती। सिंधु, सिंधु ही कहते हैं इसको, इसका आधुनिक नाम भी सिंधु ही है। वितास्ता को झेलम, विपाशा को व्यास। वितास्ता, इसको बोलते झेलम, झेलम नदी का पुराना नाम है। और विपाशा को व्यास। जो व्यास नदी है उसका पुराना नाम विपाशा था। ठीक है, इसके अलावा अस्कनी, ये चिनाव नदी है। अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाव। ठीक है, सतुद्री, इसका आधुनिक नाम है सतलज। सतुद्री को सतलज। और परुष्णी, रावी नदी को कहते हैं परुष्णी। परुष्णी, इसका आधुनिक नाम है रावी। ठीक है, ये कुछ नाम थे, ये पूछे जाते हैं। मैच करने के लिए पूछ लेगा या डायरेक्ट भी पूछ सकता है। छोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा, लेकिन बड़े एग्जाम में पीसीएस में या लोअर पीसीएस में उसमें मैच करने के लिए दे देगा कौन सी नदी किस नाम से जानी जाती है। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। आर्यों की सबसे पवित्र नदी, आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। सरस्वती नदी, ये पूछे जाते हैं कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ। ये आता है कि गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ और यमुना का कितनी बार उल्लेख है। तो गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में।
ऋग्वेद के प्रमुख जन, प्रमुख जन ऋग्वेद के, ठीक है। तो ऋग्वेद के प्रमुख जन है अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वसु, ठीक है। अनु, ध्रुव, तुर्वसु, ठीक है। अन्य है पुरु, ये पूछा जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये पूछा जाए कि 10 राज्य युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। नदी, किस नदी के किनारे लड़ा था, तो नदी है परुष्णी, यानी कि रावी नदी के किनारे। ये पूछा जाता है कि दसरा के युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो ये है दसरा के युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया या रावी नदी के किनारे लड़ा गया, ठीक है। सभा, समिति और विद्वत, सभा, समिति और विद्वत, सभा, समिति और विद्वत, ये ऋग्वेदिक समितियाँ थी। तो सबसे पहले विद्वत, ठीक है। विद्वत यह सबसे प्राचीन संस्था है, ऋग्वेदिक सबसे प्राचीन संस्था है, ठीक है। यह कबीलों के विद्वान जनों की संस्था थी। इसमें कबीले के विद्वान जन ही शामिल होते थे, ऐसा नहीं कि इसमें सारे लोग शामिल होते, इसमें कबीले के विद्वान जन शामिल होते थे। इसमें कबीले के विद्वान जन शामिल होते थे, ठीक है। अब है सभा, ठीक है। सभा यह कबीले के वृद्ध जनों की समिति है, वृद्ध जनों की, ठीक है। यहाँ पर केवल विद्वान शामिल होते थे और यहाँ पर वृद्ध यानी कि बूढ़े लोग ही शामिल होते हैं। यह इस समिति में कबीले के वृद्ध जन ही शामिल होते थे, ठीक है। इसका काम क्या था, कार्य, यह राजा को परामर्श देने का काम करती है। यह समिति राजा को परामर्श देने का काम करती थी, ठीक है। सभा में जो वृद्धजन शामिल होते हैं और उसका मुख्य काम क्या था कि वो राजा को सलाह देती थी, परामर्श देती थी। अब है समिति, समिति, ठीक है। इसमें कबीले के सभी लोग शामिल होते थे, ठीक है। इसका प्रमुख काम क्या था, राजा का चुनाव करना, ठीक
ठीक है। जो समिति है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका मुख्य काम क्या था, राजा का चुनाव करना, और इसमें कबीले के सभी लोग शामिल होते हैं। ऋग्वैदिक समाज क्या था, कबीला ही समाज था, तो इसलिए यहाँ पर कबीले का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। कार्य राजा का चुनाव करना। ठीक है। इसका जो सबसे प्रमुख काम था वो राजा का चुनाव करना था। नोट ही एक, ठीक है, नोट। नोट क्या है, सभा और विद्वत में तो महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। ठीक है। सभा और विद्वत में सभी महिलाएं भाग ले सकती थी या महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में उनको भाग लेने का अधिकार नहीं था। नोट। सभा तथा विद्वत में महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था। ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कौन सी सभा में महिलाएं भाग नहीं लेती थी, तो समिति। ठीक है। कौन चुनाव करती थी, राज्य का चुनाव कौन सभा करती थी, तो समिति। परामर्श देने का काम किसका था, सभा का। ठीक है। इसके अलावा राजा के कुछ प्रमुख अधिकारी थे। राजा के प्रमुख अधिकारी, ठीक है, पुरोहित, यह सर्वोच्च अधिकारी था। राजा के बाद इसी का नंबर था। सर्वोच्च अधिकारी, राजा का मित्र होता था ये, राजा का मित्र। ठीक है। सर्वोच्च अधिकारी, राजा का मित्र, और राजा को परामर्श देने वाला। राजा को परामर्श देता था। ठीक है। ये था सेनानी। ये दूसरे नंबर का अधिकारी था। दूसरे नंबर का प्रमुख अधिकारी। ठीक है। नंबर तीसरा है ग्रामणी। ठीक है। तो ये क्या था, ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ग्रामणी ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी, ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है। उसके बाद था स्पर्श। स्पर्श गुप्तचर होते थे, जो इधर उधर गुप्तचरी का काम करते थे। गुप्तचर या गुप्तचरों का अधिकारी जो भी है, गुप्तचर। ठीक है। उसके बाद सेना। सेना ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना का कोई वो नहीं था, सिस्टम नहीं था कि स्थायी सेना थी। जब युद्ध होते थे तब लोगों को इकट्ठा करके युद्ध लड़ने के लिए भेजते थे, स्थायी सेना नहीं थी। ठीक है। कुछ प्रशासनिक इकाइयाँ और हैं। ये तो राज्य के प्रमुख अधिकारी थे। प्रशासनिक इकाई क्या थी ऋग्वैदिक काल में, ये देख लेते हैं। ठीक है। हेडिंग डालेंगे
प्रशासनिक इकाई। ठीक है, प्रशासनिक इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी कुल, जिसका प्रमुख होता था कुलप। फिर था ग्राम, उसका प्रमुख होता था ग्रामीणी। फिर विस, विस का प्रमुख होता विस्पति। और फिर था जन, जन का प्रमुख होता जनस्य गोपा। तो कुल का कुलप। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं आप सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। फिर था ग्राम, इसके बाद की इकाई क्या थी? ग्राम। इसका नाम ये था ग्रामणी। ठीक है, उसके बाद विस, विस का प्रमुख विस्पति। ठीक है, और उसके बाद था जन, जनस्य गोपा। इसके बाद राष्ट्र भी था, लेकिन उस राष्ट्र का आधुनिक राष्ट्र से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, आधुनिक राष्ट्र जैसा नहीं, जैसे हम आधुनिक राष्ट्र या देश कहते हैं, आधुनिक राष्ट्र नहीं। ठीक है, ये ऋग्वेदिक प्रशासन की कुछ इकाइयाँ थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं। समाज, समाज कैसा था? तो समाज पितृसत्तात्मक था। समाज पितृसत्तात्मक। हमने इससे पहले पढ़ा था समाज मातृसत्तात्मक था। क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में समाज क्या पढ़ा था? मातृसत्तात्मक था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, समाज में बदलाव आ रहा है। और अब क्या है, समाज वो पितृसत्तात्मक, यानी पिता ही परिवार का मुख्य है। ठीक है, बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती थी। यानी कि शिक्षाएं ग्रहण करने का अधिकार था बालिकाओं। पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। वर्ण व्यवस्था हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वो मिलता है, अभिलेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में मिलता है। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये कर्म के आधार पर थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। ऐसा नहीं कि आज की तरह जाति के आधार पर थी। वर्ण व्यवस्था जो जैसा काम करता था उसको उसी वर्ण में रखा जाता था। ठीक है, सॉरी। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। सर्वश्रेष्ठ पशु गाय, गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु माना जाता, अघन्य कहा गया। सर्वश्रेष्ठ पशु गाय, गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु माना जाता था। गाय को अघन्य माना, यानी कि गाय को मारने वाले को देश निकाला या मृत्यु दंड की सजा दी जाती। ठीक है, और जिस कबीले में जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी उसको सबसे अमीर माना जाता। ठीक है ना, कबीले में सबसे अधिक गाय वाला
अमीर माना जाता था। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। ठीक है। उसमें पृथ्वी, सोम, अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, सवित्र, पूषण। इंद्र, मित्र, वरुण, पूषण, अग्नि, सोम। ठीक है। इंद्र, मित्र, अग्नि, वरुण, सोम, ठीक आदि बहुत सारे थे। ठीक है। अग्नि को यहाँ पर, अग्नि के लिए कम से कम 200 बार वर्णन हुआ। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ। अग्नि का उल्लेख, नोट करके लिख सकते हैं इसको। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। ये जो सोम था, इसको सोम रस कहा जाता है। सोम रस। ठीक है। ये हिमालय की चोटी से मंगाया जाता था और ऐसा माना जाता कोई शक्तिवर्धक पेय था। ये शक्तिवर्धक पेय, लेकिन आजकल इसका अनुवाद शराब से लगाया जाता है या मदिरा से लगाया जाता है। सोम को सोम रस कहा जाता है इसको। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है आपके लिए। तो अब भी आप कंटिन्यूसली करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। और यदि कहीं पर कोई आपको कमी लगती है, कोई वो होती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।